हेलो स्टूडेंट, बायोटेक के प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर के प्रोसीजर को हमने शुरू किया था पिछले लेक्चर में। और पिछले लेक्चर में प्रोसीजर के हम 3 स्टेप पढ़ चुके हैं। पहली स्टेप के अंदर वांछित जीन का पृथक्करण, जिसके 2 भाग बताए गए थे कि डीएनए का पृथक्करण और डीएनए को काटकर जीन को अलग करना। फिर उसके बाद दूसरी स्टेप थी वांछित जीन और वाहक जो हमें मिला था, हमने उसका पीसीआर द्वारा आवर्धन किया, उनकी संख्या बढ़ाई, उनकी मात्रा बढ़ाई। उसके बाद तीसरी स्टेप थी कि जो वाहक डीएनए हैं और जो वांछित जीन हैं, दोनों को समान रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटकर और लाइगेज से जोड़कर आरडीएनए बनाना। तीसरी स्टेप थी आरडीएनए का निर्माण। तो आरडीएनए निर्माण तक हम पढ़ चुके हैं। अब जो हमने वो आरडीएनए बनाया, प्रोसीजर में आगे चलते हैं और प्रोसीजर की चौथी स्टेप लेते हैं कि जो वो आरडीएनए बना, अब उसको हमने क्यों बनाया, किस उद्देश्य से बनाया, हमें वो जीन स्थानांतरण करना है। तो उस आरडीएनए को जिस होस्ट सेल में हमें भेजना है उसमें स्थानांतरित करेंगे। ठीक है, तो प्रोसीजर की हमारी अगली स्टेप होती है आरडीएनए का होस्ट सेल में स्थानांतरण। ठीक है, ट्रांसफर, स्थानांतरण का काम, मतलब आरडीएनए जो हमने वाहक और वांछित जीन को जोड़ के बनाया, उसका होस्ट सेल में स्थानांतरण का काम बड़ा मुश्किल है। देखिए, सेल में से डीएनए को निकालना और वापस भेजना दोनों ही बड़ा मुश्किल है। हालांकि डीएनए निकालने में तो हम ये करते हैं कि सेल का कोशिका झिल्ली तोड़कर उसको मार देते हैं और जीव द्रव्य बाहर ले लेते हैं, उसमें से चिलिथेनॉल से डीएनए ले लेते हैं। तो सेल में से डीएनए निकालने में तो हम सेल को खत्म कर देते हैं। लेकिन जब आपको उस डीएनए को वापस सेल में ट्रांसफर करना है, तो ये ध्यान रखना कि आपकी सेल की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, सेल जीवित रहनी चाहिए और जीवित कोशिका में बाहरी वो आरडीएनए हमें पहुंचाना है और सेल की डेथ नहीं होनी चाहिए। फिर उस सेल से हम पूरा जीव बनाएंगे। तो ये वापस भेजने का जो काम है, ये और ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, अब अलग अलग तरह की कोशिकाओं के लिए मेथड भी अलग अलग होंगे। कोई एक ही विधि से समस्त प्रकार की कोशिकाओं के अंदर आरडीएनए भेजा नहीं जा सकता। ठीक है, तो आरडीएनए स्थानांतरण का ये कार्य अत्यंत जटिल प्रक्रिया है और अलग अलग कई विधियों द्वारा की जाती है। ठीक है, कई विधियों द्वारा होगी और ये अलग अलग होस्ट सेल के लिए अलग अलग विधियां रहेगी। मान लो बैक्टीरिया में स्थानांतरण करना है तो अलग तरीका रहेगा, पौधे में अलग है, जंतुओं में अलग है। तो अब आपको पहले तो ये अपने को पता तो है कि हमारी होस्ट सेल कौन सी है, हमें किस में भेजना है। तो जिस होस्ट सेल में और जिस प्रकार की होस्ट सेल में हमें भेजना है, उसके अनुसार हमें मेथड सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब ये ध्यान रखने वाली बात है कि आरडीएनए को होस्ट सेल में भेजना इतना आसान नहीं है। आरडीएनए हमारा डायरेक्ट कोशिका झिल्ली से होता हुआ यूं ही अंदर नहीं चला जाएगा। डीएनए बृहत्तम मैक्रोमोलिक्यूल है, बहुत बड़ा मोलिक्यूल है और इतना बड़ा मोलिक्यूल मेम्ब्रेन से क्रॉस करके नहीं जा सकता। फिर मेम्ब्रेन और डीएनए का नेचर भी उल्टा है, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक का चक्कर है, तो वैसे भी वो दूर भागेंगे, नहीं जाएगा। तो हमें इसको आरडीएनए को सेल में भेजने की कुछ इंतजाम करने पड़ेंगे और ये अलग अलग कोशिकाओं के लिए अलग अलग रहेंगे। हमें सेल के अंदर, हमें एनसीईआरटी के अंदर अलग अलग तरह की कोशिकाओं के कुछ मेथड दिए हैं। हम एक मेथड बैक्टीरिया का पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया में जीन स्थानांतरण कैसे होता है, एक हम पौधों का लेंगे और एक जंतुओं का लेंगे। ठीक है, तो इन 3 मेथड्स हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, आरडीएनए का होस्ट सेल में स्थानांतरण होस्ट कोशिका पर निर्भर करेगा कि हम कौन से विधि से ट्रांसफर करें। सबसे पहले हम लेते हैं आरडीएनए का बैक्टीरिया में स्थानांतरण। मान लीजिए हमारी होस्ट सेल बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में जीन स्थानांतरण करना है। तो बैक्टीरिया में अगर स्थानांतरण करना है तो तरीका क्या है? वैसे बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है, हम सभी जानते हैं। तो उसमें क्या है, अगर आपने एक कोशिका में भी जीन स्थानांतरण कर दिया तो वो अपने आप में जीव है, वहां अलग से नया जीव नहीं बनाना है। बैक्टीरिया में स्थानांतरण तुलनात्मक रूप से आसान माना जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जिस बैक्टीरिया में हमें जीन स्थानांतरण करना है, हम सबसे पहले उसका कुछ उपचार करते हैं, उसको तैयार करते हैं ताकि वो आरडीएनए ले सके। इसके लिए क्या करते हैं, बैक्टीरिया की कोशिकाएं जो हैं उनका लाइसोजाइम और कैल्शियम आयन से उपचार किया जाता है। तो कोशिकाएं जो बैक्टीरिया का संवर्धन ले लेते हैं और उसमें लाइसोजाइम कैल्शियम आयन से उपचार करते हैं कि नियंत्रित रूप से। इसका फायदा क्या है, लाइसोजाइम बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति का पाचन कर देता है। हम लाइसोजाइम का यहाँ नियंत्रित और कम समय के लिए उपयोग करेंगे, जिससे वो पूरी कोशिका भित्ति न हटा पाए और लाइसोजाइम जगह जगह कोशिका भित्ति में छिद्र कर दे। और कैल्शियम आयन जो होता है, ये कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली की पारगम्यता बढ़ाता है। ठीक है, दोनों का काम ध्यान रखना। लाइसोजाइम भित्ति में छिद्र करता है और कैल्शियम आयन पारगम्यता बढ़ाता है। समझ गए? ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे,
अब जो बैक्टीरिया की, इससे क्या हुआ देखिए, इससे बैक्टीरिया की सेल में छिद्र हो जाएंगे, सेल वॉल में छिद्र हो जाएंगे। अब ये जो छिद्रित बैक्टीरिया है ये और हमारा आरडीएनए हम दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, छिद्रित बैक्टीरिया में आरडीएनए को मिला दिया जाता है, लेकिन मिलाने मात्र से ऐसा नहीं होता है कि आरडीएनए इन छिद्रों से बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा, अपने आप से नहीं जाता, उसे थोड़ा प्रेरित करना पड़ता है। और इसलिए मिलाने के बाद ताप आघात उपचार, हीट शॉक ट्रीटमेंट, ठीक है, तापमान का अचानक परिवर्तन, इसी को ताप आघात कहते हैं। तो जब हम तापमान का अचानक परिवर्तन करेंगे, कम ज्यादा ज्यादा कम, तो उससे जरूर एक गति बनती है और फिर आरडीएनए इन छिद्रों से होता हुआ कोशिका में चला जाता है। तो हमें एक तरह से आरडीएनए को जबरदस्ती भेजना होता है। ठीक है, ताप आघात उपचार द्वारा आरडीएनए को बैक्टीरिया में प्रविष्ट कराते हैं। तो पहले तो हमने बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में छिद्र करवाए लाइसोजाइम से और कैल्शियम आयन के उपचार से, फिर छिद्रित बैक्टीरिया के अंदर आरडीएनए मिलाया और तापमान का अंतर ताप आघात उपचार किया, जिससे कि ये प्रवेश कर जाते हैं। ताप आघात उपचार कैसे होता है? टेम्परेचर शॉक ट्रीटमेंट। इसमें हम सबसे पहले आरडीएनए व बैक्टीरिया को बर्फ में 0 डिग्री पर रखते हैं। मैंने क्या कहा? छिद्रित बैक्टीरिया और आरडीएनए दोनों को मिला लिया, इनकी परख नली को बर्फ में रख दिया बिल्कुल ठंडे तापमान पर 0 डिग्री पर। फिर अचानक से वहां से निकालते हैं और 42 डिग्री के उच्च तापमान पर सडनली ले जाते हैं। ठीक है, इन्हें अचानक 42 डिग्री के उच्च तापमान पर ले जाया जाता है। तो बिल्कुल 0 डिग्री से 42 डिग्री पर लेकर वहां भी ज्यादा नहीं रखते हैं, तुरंत वापस बर्फ में ले आते हैं। ठीक है, और फिर इन्हें तुरंत वापस 0 डिग्री बर्फ में ले आते हैं। तो आप देखिए 0 डिग्री का न्यूनतम तापमान, अचानक वहां से 42 डिग्री और 42 डिग्री से वापस 0 डिग्री। तो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर का ये अचानक जो परिवर्तन हमने किया, इसे ताप आघात कहते हैं, हीट शॉक। अच्छा, अब जैसे एकदम से तापमान बढ़ाते हैं तो अब देखिए संवर्धन माध्यम तरल है, बैक्टीरिया और आरडीएनए मिला के परख नली है, और जैसे आपने तापमान बढ़ाया तो उस तरल माध्यम में थोड़ी गति उत्पन्न होगी। तापमान बढ़ाते हैं तो तरल में गति उत्पन्न होगी, और उस गति की वजह से आरडीएनए कुछ बैक्टीरिया के छिद्रों से होते हुए सेल के अंदर चले जाते हैं। यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई सारे आरडीएनए सारी बैक्टीरिया की कोशिका में चला जाए, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे बैक्टीरिया की कोशिकाएं लेंगे, बहुत सारे आरडीएनए हैं, लेकिन थोड़े बहुत कोशिकाओं में स्थानांतरण हो पाएगा। ठीक है, अब किसमें आरडीएनए चला गया और किसमें नहीं गया, ये हम बाद में छाटेंगे। अभी हमारा काम है स्थानांतरण का। तो बैक्टीरिया का मेथड समझ में आ गया। बैक्टीरिया में करना क्या है? केवल हमें लाइसोजाइम कैल्शियम आयन से उपचार करना है और उसके बाद में सेल वॉल में छिद्र करवा करके और फिर उसके अंदर आरडीएनए मिला करके और ताप आघात द्वारा ये काम किया जाएगा। ताप आघात का ये प्रोसेस 0 डिग्री से 42 डिग्री और 42 डिग्री से 0 डिग्री, ये आपको एनसीईआरटी में मैं बता दूंगा, ये प्रोसेस वहां भी दे रखा है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया का तरीका है, तुलनात्मक रूप से आसान माना जाता है। लेकिन अगर मान लो हमारी होस्ट सेल पौधों की कोशिका है तो ये मेथड काम नहीं आएगा, जंतुओं में ये मेथड काम नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं अगला प्लांट के अंदर पौधे की कोशिकाओं में आरडीएनए का स्थानांतरण। मान लीजिए हमारी होस्ट सेल पादप कोशिका है, हमें पौधों में जीन स्थानांतरण करना है, तो पहली बात उसका तरीका ही अलग होगा। ठीक है, तो प्लांट में जीन स्थानांतरण करने के लिए हम वाहक ही अलग लेते हैं। मैंने आपको ये चीज वाहकों में भी बताया था, टीआई प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड पौधों में जीन स्थानांतरण में काम आते हैं। ये प्लाज्मिड, और वैसे प्लाज्मिड बैक्टीरिया में जीन स्थानांतरण करते हैं, लेकिन ये वाले प्लाज्मिड पौधे में जीन स्थानांतरण करते हैं। तो अगर हमारी होस्ट सेल प्लांट है तो हम पहले वाहक ही अलग लेंगे, और ये सामान्यतः टीआई प्लाज्मिड या आरआई प्लाज्मिड द्वारा किया जाता है। उसमें भी टीआई प्लाज्मिड मुख्य रूप से काम आता है। ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया से मिलते हैं। टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस नाम के बैक्टीरिया से मिलता है, जबकि आरआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स नाम के बैक्टीरिया से मिलता है। एग्रोबैक्टीरियम की अलग अलग जातियां हैं जिनसे ये प्लाज्मिड मिलते हैं। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड जो होता है, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस जो है द्विबीजपत्री पौधों में एक रोग उत्पन्न करता है, क्राउन गॉल रोग उत्पन्न करता है, लेकिन केवल द्विबीजपत्रियों में, मोनोकोट में नहीं करता। ठीक है, ये डाइकोट के अंदर क्राउन गॉल डिजीज उत्पन्न करता है। इसी तरह से आरआई प्लाज्मिड जो है, ये डाइकोट मोनोकोट दोनों ही पौधों में हेयरी रूट रोग उत्पन्न करते हैं। बहुत सारी अत्यधिक हेयर जैसी पतली पतली रूट्स पैदा हो जाती है। तो दोनों, इसमें भी टीआई प्लाज्मिड ज्यादा काम आता है, हम उसी को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस से मिलता है, और जब पौधों में इस बैक्टीरिया का संक्रमण होता है तो पौधों में एक रोग उत्पन्न होता है, क्राउन गॉल डिजीज। एक्चुअली क्या है, ये है पौधों का कैंसर।
क्राउन जो होता है, क्राउन का मतलब है हिंदी में कहते हैं मुकुट, और गॉल जो होता है, गॉल का मतलब है ट्यूमर। ठीक है, एक्चुअली इस रोग में पौधे में बड़े बड़े मुकुट जैसे ट्यूमर बन जाते हैं। ठीक है, और ये पौधों का एक कैंसरस रोग है, कैंसर है एक प्रकार का। क्राउन गॉल, गॉल का जो मतलब है, गॉल का मतलब होता है ट्यूमर। तो इस रोग में पौधे में ट्यूमर बनते हैं, बड़े बड़े मुकुट जैसे ट्यूमर बनते हैं, और उस ट्यूमर वाली जगहों से पौधा टूट जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन ये रोग सिर्फ द्विबीजपत्री में होता है, मोनोकॉट में नहीं होता। इसका भी कारण आगे बताएंगे। अब देखिए इसमें ट्यूमर बना कैसे। जब इसका थोड़ा अध्ययन किया गया तो ये जो टीआई प्लाज्मिड है, टीआई का क्या मतलब जानते हैं? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर बनाने वाला प्लाज्मिड। इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर एक जीन होता है, टीआई जीन, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, ट्यूमर पैदा करने वाला जीन। अब बड़े आश्चर्य की बात यह देखी गई कि एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड है, और उस प्लाज्मिड पर ट्यूमर पैदा करने वाला एक जीन है, टीआई जीन। लेकिन हम देख रहे हैं जीन, ट्यूमर वाला जीन किसके पास है? बैक्टीरिया के पास। लेकिन ट्यूमर बन कहाँ रहा है? ट्यूमर तो पौधे में बन रहा है, पौधों के अंदर बड़े बड़े ट्यूमर बन रहे हैं, क्राउन गॉल रोग हो रहा है। तो ये काफी समय समझ में नहीं आया कि जीन जो ट्यूमर पैदा करने वाला तो बैक्टीरिया लेके बैठा है, फिर पौधों में ट्यूमर कैसे बनते हैं? जब इसका अध्ययन किया गया तो हमें बड़ी यूनिक बात पता चली। हमें पता चला कि ये बैक्टीरिया तो प्राकृतिक रूप से जीन स्थानांतरण करता है और हमारा बड़ा काम आ सकता है। कैसे? कि जैसे ही एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस पौधे के अंदर जाता है, संक्रमण करता है, अंदर जाते ही सबसे पहला काम क्या करता है? अपने स्वयं के टीआई प्लाज्मिड से खुद ही टीआई जीन निकाल लेता है और पौधे के जीनोम में, पौधे के डीएनए में लगा देता है। मतलब बैक्टीरिया स्वयं जीन स्थानांतरण कर रहा है, ये नेचुरल जीन ट्रांसफर है। और जब टीआई जीन बैक्टीरिया अपना टीआई जीन प्लाज्मिड से निकालकर पौधे में लगाता है, तब फिर पौधे में अनियंत्रित विभाजन होने लगता है और ट्यूमर बन जाता है। अर्थात इस रोग के विकसित होने में यह आवश्यक होता है कि बैक्टीरिया अपना जीन किसको स्थानांतरित करे? पौधे को। तो चलिए रोग कैसे हुआ ये तो समझ में आया, लेकिन हमें एक उम्मीद की किरण क्या दिखी कि जब बैक्टीरिया स्वयं ही जीन ट्रांसफर कर रहा है तो हमारा काम तो बड़ा आसान हो सकता है। तो यदि हम उसके टीआई प्लाज्मिड के अंदर टीआई जीन की जगह अपना वांछित जीन लगा दें, बाकी और कुछ न करें, ये बैक्टीरिया उसे टीआई जीन समझता हुआ खुद ब खुद ही ट्रांसफर कर देगा पौधे में। और इसीलिए जब से टीआई प्लाज्मिड मिला है, पौधों में जीन स्थानांतरण आसान हुआ है। और टीआई प्लाज्मिड का सबसे ज्यादा उपयोग है। आरआई प्लाज्मिड भी लगभग इसी तरह से काम करता है। ठीक है, हमें ज्यादातर टीआई प्लाज्मिड के बारे में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को इसीलिए कहा जाता है नेचुरल, इसे एक निकनेम है नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं। इसे नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोला जाता है और ये नेचुरली जीन स्थानांतरण करता है। ठीक है, तो एक बेसिक चीज समझ में आनी चाहिए, टीआई प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड में उपस्थित जीन पादप कोशिकाओं को कैंसरस बना देते हैं। इस दौरान वो जीन स्थानांतरण करता है और यही उसकी क्षमता हमारे लिए जीन स्थानांतरण में काम आती है और इसको हम वाहक के रूप में काम में लेते हैं। टीआई प्लाज्मिड की थोड़ी सी कार्यप्रणाली और समझी जाए तो ध्यान रखना, पौधों में मुख्य रूप से टीआई प्लाज्मिड का उपयोग किया गया है, जीन स्थानांतरण में इसी तरह से काम किया गया है। अब देखिए टीआई प्लाज्मिड को अगर थोड़ा और समझा जाए तो ये टीआई प्लाज्मिड पूरा नाम है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड ये मैंने सर्कुलर डीएनए डबल स्ट्रैंड बना रखा। देखिए इसके दो भाग होते हैं, एक होता है ये टीआई जीन, ये जो है ये टीआई जीन है, और इस टीआई जीन के आसपास के डीएनए को मिलाकर पूरा हिस्सा कहलाता है टीडीएनए। टीआई जीन अकेला नहीं जाता, टीआई जीन के आसपास का कुछ क्षेत्र भी जाता है, तो टीआई जीन और उसके आसपास के क्षेत्र को मिलाकर टीडीएनए बोलते हैं। ठीक है, और ये पूरा टीडीएनए यहां से निकलकर पौधे में जाएगा। ओके, दूसरा इस प्लाज्मिड के अंदर एक हिस्सा और होता है अपोजिट साइड में, वीआईआर क्षेत्र कहते हैं, वायरुलेंस क्षेत्र। ये वायरुलेंस क्षेत्र होता है जो टीआई प्लाज्मिड के सामने की तरफ होता है। ये जो वायरुलेंस क्षेत्र होता है ये बड़ा उपयोगी है। इस क्षेत्र के अंदर 6 ऑपरोन पाए जाते हैं। ये 6 ऑपरोन का बना हुआ है जिन्हें ए बी सी डी ई और जी कहते हैं। ऑपरोन मैंने आपको ऑपरोन सिस्टम मॉलिक्यूल पढ़ा है, वही ऑपरोन है, जीन है बेसिकली। तो इसके अंदर 6 अलग अलग ऑपरोन पाए जाते हैं और हम ये जानते हैं कि जब ये ऑपरोन सक्रिय होते हैं, जब ये वायरुलेंस रीजन सक्रिय होगा तो फिर ये टीडीएनए यहां से निकल के पौधे में जाएगा। टीआई जीन या टीडीएनए इसमें से तभी निकल पाएगा जब वायरुलेंस रीजन सक्रिय होगा। वायरुलेंस रीजन 6 ऑपरोन का बना है। ऑपरोन सक्रिय होंगे तो वायरुलेंस रीजन सक्रिय होगा। ऑपरोन किससे सक्रिय होंगे?
ऑपरॉन सक्रिय होते हैं इंड्यूसर से, बता रखा है, जैसे लैक ऑपरॉन में लैक्टोज इंड्यूसर है, तो इनके ऑपरॉन का भी एक इंड्यूसर है एसिटोसिरिंगोन। ये एक इंड्यूसर एसिटोसिरिंगोन द्वारा सक्रिय होते हैं। और एसिटोसिरिंगोन कहाँ मिलता है? एसिटोसिरिंगोन द्विबीजपत्री पौधों डाइकोट प्लांट की कोशिकाओं में पाया जाता है, मोनोकोट में ये अनुपस्थित होता है। और अब हमें समझ में आता है कि ये रोग मोनोकोट में क्यों नहीं होता। देखिए अगर ये बैक्टीरिया पौधे में संक्रमण कर भी जाए तो पौधे के अंदर आने के बाद उसे चाहिए एसिटोसिरिंगोन। जब एसिटोसिरिंगोन मिलेगा तो उसके ऑपरॉन सक्रिय हो जाएंगे, ऑपरॉन सक्रिय होंगे तो फिर टीआई जीन का ट्रांसफर हो जाएगा। अब डाइकोट के अंदर तो ये एसिटोसिरिंगोन पाया जाता है, डाइकोट का पौधों का ही पदार्थ है, ये मोनोकोट में नहीं मिलता। तो मोनोकोट में नहीं मिलता तो अगर ये बैक्टीरिया मोनोकोट में संक्रमण कर भी दे तो भी ध्यान रखना मोनोकोट में रोग नहीं होगा, क्योंकि रोग पैदा करने के लिए एसिटोसिरिंगोन चाहिए, ये पौधे का पदार्थ है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, रोग कब पैदा होगा? जब टीडीएनए या टीआई जीन का पौधे में ट्रांसफर होगा। टीडीएनए पौधे में ट्रांसफर कब होगा? जब वायरुलेंस रीजन सक्रिय होगा। वायरुलेंस रीजन सक्रिय कब होगा? जब ऑपरॉन सक्रिय होंगे। और जब ऑपरॉन कब सक्रिय होंगे? जब इंड्यूसर मिलेगा। और इंड्यूसर एसिटोसिरिंगोन कहाँ मिलेगा? डाइकोट प्लांट सेल में मिलेगा, मोनोकोट में नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये एसिटोसिरिंगोन होना चाहिए, डाइकोट पौधे में है, मोनोकोट में नहीं है। उससे ऑपरॉन सक्रिय होंगे, फिर वायरुलेंस रीजन सक्रिय होगा। और जब ये क्षेत्र सक्रिय होता है तब टीडीएनए प्लांट सेल के जीनोम में स्थानांतरित हो जाता है। अब जब ये सक्रिय होगा तो ये पूरा टीडीएनए यहाँ से निकल करके पौधे के जीनोम में जाके लग जाएगा और इस तरह से टीआई जीन पौधे के अंदर पहुंच जाएगा। टीआई जीन प्लांट जीन से प्लांट जीनोम में जुड़कर ट्यूमर बनाना शुरू करता है और इसी से फिर रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है इस टीआई प्लाज्मिड के काम करने का। तो पहले तो हमने इस टीआई प्लाज्मिड की कार्य प्रणाली समझी। अब हम इसको जीन स्थानांतरण में यूज करेंगे तो क्या करें? बड़ा आसान तरीका है। हम क्या करें, इस टीआई जीन को कट करके इसी में हम अपना वांछित जीन का निवेशन कर दें। मैंने आपको निवेशी निष्क्रियता बताया था आरडीएनए। जब मैं टीआई जीन को ही काट के इसमें जीन लगाऊंगा तो किसका निवेशी निष्क्रियकरण हो गया? टीआई जीन का। ठीक है, बैक्टीरिया को कुछ पता नहीं चलेगा। तो होगा कि यहाँ हमने अपने इसको काट के वांछित जीन लगा दिया, दो फायदे हो गए। एक तो अब टीआई जीन खत्म हो गया तो रोग पैदा नहीं होगा। दूसरी तरफ बैक्टीरिया इसे अपना जीन मानते हुए पौधे में स्थानांतरित कर देगा तो हमारा जीन स्थानांतरण भी होगी। ठीक है, तो यही करते हैं, इसे काट कर इसमें वांछित जीन लगा देते हैं। ऐसा प्लाज्मिड अब रोग पैदा नहीं करेगा और ये वाहक के रूप में काम आएगा। ऐसा प्लाज्मिड रोग उत्पन्न नहीं करता और वाहक के रूप में काम आता है। ठीक है, और ये स्थानांतरण का काम बैक्टीरिया खुद करता है। हमें यहाँ पर स्थानांतरण में ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, हमें तो टीआई जीन को कट करके अपना जीन लगाना है। अब ये प्लाज्मिड डिसआर्म्ड प्लाज्मिड है, मतलब ये रोग उत्पन्न नहीं करता, हानिकारक नहीं है और ये केवल वाहक के रूप में काम आएगा जीन स्थानांतरण में। ठीक है, तो टीआई प्लाज्मिड के मिलने के बाद से लेकर पौधों में जीन स्थानांतरण का काम कंपैरेटिवली इजी रहा और इस मेथड से काफी सारे पौधों में जीन स्थानांतरण किए गए हैं। अच्छा, पौधों में जीन स्थानांतरण में एक और चीज है। देखिए, बैक्टीरिया तो एक कोशिकीय जीव था, तो बैक्टीरिया में जीन स्थानांतरण करा और वही जीव है। लेकिन पौधों में तो पौधे की कोशिका में जीन स्थानांतरण हो रहा है। अब पौधे की इस कोशिका से पूरा पौधा बनाना पड़ेगा। मैंने ये आपको बताया भी था कि मान लो किसी पौधे की कोशिका लाए, उसमें जीन डाला और ऐसा नहीं कि उस कोशिका को पौधे को ले जाकर दे देंगे वापस, नहीं, अब उस कोशिका से संवर्धन द्वारा पूरा नया पौधा बनाएंगे। और पौधों में इस चीज का एक और आराम है कि पौधे की समस्त कोशिकाएं टोटीपोटेंट होती हैं। पौधे की कोई भी कोशिका ले लो, उसका संवर्धन माध्यम में आराम से वृद्धि कराकर नया पौधा बनवा सकते हैं। जंतुओं में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पौधों की कोशिकाएं टोटीपोटेंट होती हैं, तो किसी भी पौधे की किसी भी कोशिका में जीन डाल दो और उससे संवर्धन माध्यम पर संवर्धित करो, पहले कैलस बनेगा फिर पौधा बन जाएगा। तो यहाँ पर पौधे की क्लोनिंग करना भी आसान है। भाई जीन स्थानांतरण तो टीआई प्लाज्मिड से संभव हो ही रहा है और जिस कोशिका में जीन ट्रांसफर हुआ अब उस कोशिका से पूरा पौधा बनाना भी आसान है। पौधे की कोशिकाएं टोटीपोटेंट होती हैं। ठीक है, इसलिए पौधों में जीन स्थानांतरण में इतनी दिक्कत नहीं आई। लेकिन ये दिक्कत आएगी अब एनिमल में, जंतुओं में। जंतुओं में एक तो कोई टीआई प्लाज्मिड जैसा वाहक नहीं मिला जो खुद ही काम करता हो, और जंतुओं में एक समस्या और है कि अगर आपने हर किसी जंतु कोशिका में जीन स्थानांतरण कर दिया तो जंतु कोशिकाएं पुनः जंतु नहीं बना पाती हैं, वो टोटीपोटेंसी खो देती हैं। हमारी कई सारी कोशिकाएं शरीर की जिनसे दोबारा मानव नहीं बनेगा।
तो सबसे बड़ी समस्या जो प्रॉब्लम आती है वो जंतुओं में आती है। अब एनिमल में देखिए कैसे किया जाता है, ये पौधों का तरीका हो गया। अब एनिमल की अगर हम बात करें तो जंतु कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण तुलनात्मक रूप से सबसे ज्यादा जटिल होगा। अब पहले तो हमें जंतु कोशिका में वे कोशिकाएं लेनी पड़ेगी जो टोटिपोटेंट हो, जिसमें जीन स्थानांतरण कर दें तो वो पूरा जंतु बना भी पाए। हर किसी पौधे की कोशिका में ये नहीं किया जाएगा, ठीक है। पौधों के अंदर अगर हम देखें, जंतुओं के अंदर अगर हम देखें तो शुरुआती जो कोशिकाएं हैं जाइगोट और उससे बनी हुई कुछ भ्रूणीय कोशिकाएं, ये जो हैं ये टोटिपोटेंट होती हैं, उनमें पूरा जंतु बनाने की क्षमता अभी भी है। तो पौधों के अंदर जहां हमने कोशिका चयन में इतना ध्यान नहीं रखा, वहां किसी भी कोशिका में जीन डाल दो, सारी कोशिकाओं से पौधा बन जाएगा। जंतुओं में तो कोशिका का चयन रखना पड़ेगा, और जंतुओं में जीन स्थानांतरण या तो जाइगोट या भ्रूणीय कोशिकाओं में ही किया जाता है, जिससे कम से कम हम जंतु बना तो पाए। तो सामान्यतः जाइगोट और भ्रूणीय कोशिकाओं में किया जाएगा। अब रही बात वाहक की, तो जंतुओं के लिए बहुत सीमित वाहक उपलब्ध हैं। मैंने आपको वाहकों में बताया भी था कि जंतु कोशिकाओं के लिए सबसे बढ़िया वाहक है रिट्रोवायरस, ठीक है। तो सामान्यतः यह रिट्रोवायरस जैसे वाहक द्वारा किया जाएगा। रिट्रोवायरस जैसे वाहकों द्वारा ये स्थानांतरण किया जाएगा, और कभी कभी तो उपयुक्त वाहक ही नहीं मिलता, तो बिना वाहक के वाहक रहित विधियों से भी स्थानांतरण करते हैं। ये एक नई शब्द में लाया हूँ, वाहक रहित विधियां। इस पर हम अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। वाहक रहित विधियां एक्चुअली क्या है, देखिए वाहक से ही जीन स्थानांतरण करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि कोई वाहक ही नहीं मिल पा रहा है, तो बिना वाहक के सीधे वांछित जीन को भेजने की कोशिश की जाती है। हालांकि वो काम बहुत मुश्किल है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो जंतुओं में या तो वाहक हैं गिने चुने रिट्रोवायरस जैसे वाहक, और नहीं तो फिर बिना वाहक के भेजने की कोशिश की जाती है। तो यानी कि जंतुओं का काम इतना आसान नहीं है, जटिल तो रहेगा, ठीक है। और आरडीएन स्थानांतरण के लिए हम आईवीएफ तकनीक का मतलब ये है टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक, इसका उपयोग करते हैं। परखनली शिशु जैसे बनता है उसी तरह से। एक्चुअली क्या है, क्योंकि पौधे में जैसे पौधा तो क्या होता है परखनली में पूरा बन जाएगा, लेकिन क्या परखनली में शिशु मानव या जंतुओं के जीव बनाए जा सकते हैं? जी नहीं, वहां इनडायरेक्ट क्लोनिंग होती है, ठीक है। तो आप देखिए आईवीएफ टेक्निक का थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बताया कैसे करते हैं। तो नर और मादा युग्मक का संलयन कराते हैं। आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पात्रे निषेचन, कि परखनली में दोनों युग्मकों का संलयन करके क्या बना, जाइगोट। फिर इस जाइगोट से जब भ्रूण बनना शुरू होता है, तब इस भ्रूण को जो है हम सरोगेट माता, धाय माँ जिसको कहते हैं, सरोगेट माता के अंदर स्थापित कर देते हैं, और फिर माता के शरीर में वो नए जीव का जन्म होता है। तो देखिए जंतुओं के केस में सारा जीव परखनली में नहीं बनेगा, एक निर्धारित अवस्था पर उसे माता के शरीर में, यूटरस में, गर्भाशय में वापस इम्प्लांट करना पड़ता है। तो सरोगेट मदर में इम्प्लांट करेंगे, फिर इससे नए जीव का जन्म होता है। ये एक सामान्य परखनली शिशु तकनीक है, आईवीएफ टेक्निक कहते हैं। अब जीन स्थानांतरण में भी हम इसी का काम में लेते हैं, सामान्य टेक्निक वही है, ठीक है। अब इस टेक्निक के अंदर क्या करेंगे, जाइगोट बना और इसी जगह हम वांछित जीन का स्थानांतरण कर देंगे, चाहे वाहक से करें बिना वाहक से करें। तो यहीं पर स्थानांतरण कर दिया, फिर सरोगेट मदर में स्थानांतरण किया और नया जीव बना। अब ये जो नया जीव बना इसे हम कहेंगे ट्रांसजेनिक जंतु या जीएमओ। क्या इसके शरीर की सारी कोशिकाओं में वो जीन होगा जो हमने भेजा? बिल्कुल होगा। हमने जीन किस में भेज दिया? जाइगोट स्तर पर। और जाइगोट स्तर पर भेजने की वजह से उसकी प्रत्येक कोशिका के अंदर वो जीन आया जो हमने भेजा। और वास्तव में एक ट्रांसजेनिक जीव वही होता है जिसकी सारी कोशिकाओं में वो बाहरी जीन होना चाहिए, और वो इसी तरह से बनेगा। ये आईवीएफ टेक्निक के सहारे बनाया। तो जंतुओं में देखिए जीन स्थानांतरण आसान नहीं है। ये स्थानांतरण का कार्य कुछ टोटिपोटेंट कोशिकाएं जो नेचुरल टोटिपोटेंट सेल्स हैं, जाइगोट और भ्रूणी कोशिकाओं में किया जाएगा। वाहक रिट्रोवायरस जैसे वाहक हैं या कुछ वाहक रहित विधियां हैं जिनसे हम ट्रांसफर करेंगे। और मेथड रहेगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वाला, जिसमें हम जैसे जो परखनली शिशु बनाते हैं उसी तरह से सारा कार्य है, बस जाइगोट अवस्था पर हम जीन स्थानांतरण कर देंगे और नया जीव बनेगा, उसे ट्रांसजेनिक जीव कहेंगे। और इस विधि से बनाए गए, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से जंतु बने हैं, कौन कौन से पौधे बने, वो सब हमारा अगले चैप्टर एप्लीकेशन में आएगा। फिर भी मैं एक दो नाम बताता हूँ। जंतुओं के केस में अगर बात करें तो प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु जो था वो एक चूहा था, जो प्रायोगिक तौर पर बनाया गया। चूहे के अंदर वृद्धि हार्मोन का, ग्रोथ हार्मोन का जीन ट्रांसफर किया गया, ठीक है। वृद्धि हार्मोन का जीन स्थानांतरित किया गया और बिल्कुल इसी विधि से जो मैंने आपको बताई, और ये बिल्कुल सफल रहा। और ये वृद्धि हार्मोन का जीन चूहे के शरीर में गया। फिर हमने नया चूहा विकसित किया और
उसके अंदर देखिए चूहे में वृद्धि हार्मोन का जीन एक तो पहले से ही था, एक हमने और ट्रांसफर कर दिया तो वृद्धि हार्मोन का जीन डबल हो गया, तो चूहे में वृद्धि हार्मोन की मात्रा बढ़ गई और ऐसा जो ट्रांसजेनिक चूहा था वह सामान्य चूहों से वृहद आकार का, काफी बड़े आकार का बना, मतलब डबल से भी ज्यादा कह सकते हैं। तो वृहद आकार का चूहा प्राप्त हुआ, इसे नाम दिया गया सुपर माउस। ठीक है, सुपर माउस सुपर सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आकार में बड़ा था और कोई सुपेरियरिटी नहीं। ठीक है, सुपर माउस पहला ट्रांसजेनिक जंतु था जो प्रायोगिक तौर पर बनाया गया सफलतापूर्वक। ये पूछा जा चुका है कई बार, प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु कौन सा? सुपर माउस। कौन सा जीन ट्रांसफर किया गया? वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का जीन। ठीक है, और वृद्धि हार्मोन ज्यादा बनने की वजह से ही अब इसका आकार बढ़ गया। तो ये एक सफल प्रयोग था सुपर माउस पर, एग्जाम्पल आता भी रहता बार बार। और भी कई सारे उदाहरण है जहां हमने जीन ट्रांसफर किए हैं प्रायोगिक तौर पर, इस तरह से। जैसे एक बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण और आप ले सकते हो, अन्य प्रयोग में जेलीफिश का जीन रिसस मंकी में स्थानांतरित किया गया। रिसस मंकी बंदरों की एक प्रजाति है जिनमें अक्सर अध्ययन होते रहते हैं, और रिसस मंकी के अंदर जेलीफिश का एक जीन ट्रांसफर किया गया। ये 2002 का प्रयोग है, गेरार्ड शेट्टर नाम के एक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, और ये जो जीन था, ये जो जीन है ये फ्लोरोसेंट कलर जीन है, अर्थात जेलीफिश का ये जो जीन है ये जीव के, जंतु के शरीर का जो वर्णक होता है उसको फ्लोरोसेंट बना देता है। और जो फ्लोरोसेंट वर्णक होता है, फ्लोरोसेंट वर्णक चमकता है। जैसे आप लाइट में जाओगे, फ्लोरोसेंस का मतलब क्या होता है कि फ्लोरोसेंट वर्णक चमकता है, बिल्कुल ब्राइट चमकता है। आप देखो कुछ कलर होते हैं जो धूप में एकदम चमकते हैं। ठीक है, तो ये जीन क्या करता है, जीव के वर्णक को फ्लोरोसेंट बना देता है। तो जेलीफिश के इस जीन को मंकी में ट्रांसफर किया गया, तो इस मंकी में ये जीन सफलतापूर्वक ट्रांसफर भी हुआ और प्रदर्शित भी हुआ, और देखा गया कि इस मंकी के अंदर, इस बंदर में, उसका जो त्वचा का रंग था, जो वर्णक था, वो फ्लोरोसेंट था, और उसकी वजह से इस मंकी के अंदर एक अलग ही तरह की चमक थी। ये थोड़ा शाइनिंग करता हुआ चमकता सा था। तो वो जो शाइनिंग, वो चमक जो आई, वो दरअसल इस जीन की वजह से आई। तो बिल्कुल सक्सेसफुल ये जीन ट्रांसफर हुआ और प्रदर्शित भी हुआ। इस मंकी का नाम रखा गया एंडी, इसे एंडी नाम दिया गया था, बड़ा प्रसिद्ध नाम है। और डेट ऑफ बर्थ इसकी जो है 2 अक्टूबर 2002 है। ठीक है, इसका जो नाम एंडी है, अगर हम इसको रिवर्स में पढ़े, इसका नाम का भी अर्थ देखिए, इसको जब हम उल्टा पढ़ते हैं इस तरह से, तो ये देखो IDNA है। ठीक है, IDNA है, आई का मतलब है इंसर्टेड डीएनए। इसको अगर रिवर्स में पढ़ते हैं तो ये इस तरह से है, इंसर्टेड डीएनए, IDNA, उल्टा पढ़ेंगे तो एनडी आएगा। ठीक है, इंसर्टेड मतलब ये वो जीव है जिसमें एक जीन या एक डीएनए इंसर्ट किया गया है, ट्रांसफर किया गया है, इसलिए इसका नाम एनडी रखा गया है। तो ये तो खैर एक दो एग्जाम्पल हैं किस तरह से जंतुओं में जीन स्थानांतरण हुए, एक दो एग्जाम्पल जो पॉपुलर है। और भी है एग्जाम्पल वाला पूरा भाग हमारा अगला चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक में आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको RDNA को होस्ट सेल में स्थानांतरित करने के 3 तरीके बताए। एक तरीका बैक्टीरिया का बताया, लाइसोजाइम कैल्शियम आयन उपचार और हीट शेक मेथड। दूसरा हमने पौधों का बताया जिसमें TI प्लाज्मिड से स्थानांतरण, और तीसरा हमने बताया जंतुओं का जिसमें रिट्रोवायरस से स्थानांतरण और परकनली शिशु के तरीके से जन्म। तो ये 3 तरीके हैं। इन तीनों में हम पहले कोशिश तो वाहक से ही करने की कर रहे हैं, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि कभी कभी उपयुक्त वाहक नहीं मिल पाता। तो ऐसे केस में फिर जीन स्थानांतरण कैसे करें? तो कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना हम वांछित जीन को ही सीधा होस्ट सेल में ट्रांसफर कर दें, वांछित जीन को ही सीधा ट्रांसफर कर दो। हालांकि वाहक से अगर ट्रांसफर करोगे तो ज्यादा आसान है और आगे भी मदद मिलेगी। सीधे वांछित जीन को ट्रांसफर करना और मुश्किल है और उसकी सफलता की दर और भी कम है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, देखो सीधा अगर हम ट्रांसफर करेंगे, देखिए वाहक से क्या फायदे हैं, वाहक हमारे जीन को अच्छे से ले भी जाता है, फिर वाहक स्वयं का जब रिप्लिकेशन करता है तो हमारे जीन की भी संख्या बढ़ा देता है, क्लोनिंग भी करता है, और वाहक में उपस्थित मार्कर जीन हमें बाद में चयन और पृथक्करण में काम आएंगे। ये सब सुविधा हमें वाहक रहित मेथड में नहीं मिलेंगी, और वाहक रहित मेथड बहुत जटिल भी है, सफलता की दर भी कम है। वो तो एक अंतिम विकल्प है हमारा कि जब कोई उपयुक्त वाहक न मिले तो फिर हम वाहक रहित विधियों के द्वारा स्थानांतरण की सोच सकते हैं, या एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, क्या पता स्थानांतरण हो जाए, बट सफलता की दर कमी होती है। मैं आपको कुछ वाहक रहित विधियां बता रहा हूँ, 2-3 विधि पौधों और जंतुओं और बैक्टीरिया की, जो हमें NCERT में भी दी गई है। तो वाहक रहित विधियों की अगर हम बात करें
तो वाहक रहित जीन स्थानांतरण, ठीक है, इसमें क्या है, वांछित जीन बिना किसी वाहक की मदद से सीधे ही होस्ट सेल में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, कोई वाहक नहीं है। ये अत्यधिक जटिल प्रक्रिया होती है और इसकी सफलता की दर भी कम होती है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसमें आरडीएनए नहीं बनता, इसमें कोई पुनर्योगज डीएनए आरडीएनए नहीं बनता। आरडीएनए कब बनता है, देखिए, जब हम वांछित जीन को वाहक के साथ जोड़ेंगे और दो अलग अलग स्रोत का डीएनए जोड़ेंगे तब ना आरडीएनए बनेगा, ठीक है। अब जब यहाँ वाहक ही नहीं है, वांछित जीन किसी से जोड़ा नहीं जा रहा, तो आरडीएनए नहीं बनेगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब हम वाहक रहित विधियों की बात करते हैं तो हम आरडीएनए नहीं बनाते, आरडीएनए शब्द काम में आना ही नहीं चाहिए। ओके, अब मैं आपको बैक्टीरिया, पौधों और जंतुओं का एक एक विधि बता रहा हूं जो बिना वाहक से स्थानांतरण होता है। सबसे पहले विधि लेते हैं तो इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन यह विधि बैक्टीरिया के लिए उपयोग की जाती है, बैक्टीरिया में जीन स्थानांतरण के लिए उपयोग होती है। इसमें करते क्या है, जैसे बैक्टीरिया की कोशिका ली, इसका लाइसोजाइम और कैल्शियम आयन से उपचार करते हैं। तो लाइसोजाइम कैल्शियम आयन से उपचार करने पर क्या होता है, कोशिका भित्ति में छिद्र हो जाते हैं। छिद्र बिल्कुल वैसे बनाएंगे जैसे पहले भी बताया था, लाइसोजाइम और कैल्शियम आयन से छिद्र बनाएंगे, पारगम्यता बढ़ाएंगे। फिर हमने वहां क्या किया था कि ताप आघात द्वारा इन छिद्रों से हमने प्लाज्मिड या वाहक को अंदर भेजा था। अब यहाँ ताप आघात की बजाय इलेक्ट्रिक आघात होगा, इलेक्ट्रिक शॉक, और इलेक्ट्रिक शॉक की मदद से इन छिद्रों से, मान लीजिए जैसे ये वांछित जीन है तो वांछित जीन को ही सीधा कोशिका में भेज देंगे, इन छिद्रों से वांछित जीन को भेजा जाएगा, ठीक है। तो वांछित जीन को छिद्रों से भेजा जाता है और यहाँ कोई वाहक तो है ही नहीं। अब देखो, ये कई मेथड हमने बैक्टीरिया के लिया था, वाहक वाले मेथड में भी तो हमने वहां पर प्लाज्मिड या वाहक से जोड़ करके भेजा था, तो छिद्रों से वो आरडीएनए अंदर आया था। लेकिन अब यहाँ वाहक नहीं है तो सीधे वांछित जीन को छिद्रों से भेजा जाएगा, इसलिए मिलता जुलता सा प्रोसेस है। पहले लाइसोजाइम कैल्शियम आयन उपचार से छिद्र करेंगे और फिर इलेक्ट्रिक शॉक से हम वांछित जीन को छिद्रों से अंदर भेजने की कोशिश करेंगे। वहां ताप आघात लिया था या इलेक्ट्रिक शॉक लिया है, ठीक है। और ये विधि बैक्टीरिया के लिए काम आएगी, इसे इलेक्ट्रोपोरेशन भी कहते हैं। पोर बनाए गए हैं, पोरेशन, और इलेक्ट्रिक शॉक का यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन। ये बैक्टीरिया के लिए बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं इन पर कि ये विधि किसके लिए काम आती है। उसके बाद में देखिए अगला मेथड लेते हैं, तो अगला एक मेथड आता है माइक्रो इंजेक्शन। ये इंजेक्शन मेथड है और वांछित जीन को इंजेक्शन के द्वारा होस्ट सेल में पहुंचाया जाता है। माइक्रो इंजेक्शन एक अत्यंत सूक्ष्म उपकरण है जिसमें एक माइक्रोस्कोपिक निडल सुई लगी रहती और बाकायदा मैनुअली जैसे हम इंजेक्शन लगाते हैं वैसे ही कोशिका में इंजेक्शन लगाएंगे और उसके इंजेक्शन की नोक को उसके केंद्रक तक पहुंचाएंगे और वांछित जीन को उसके केंद्रक में छोड़ कर आएंगे। अब कोशिका झिल्ली तरल होती है, तरल मोज़ेक होती है, तो इंजेक्शन लगाना संभव तो है, ठीक है, लेकिन ये काम बड़ा मुश्किल है। जो कोशिकाएं आंखों से ही नहीं दिखती उन्हें इंजेक्शन कैसे लगाया जाए, ये सारा काम माइक्रोस्कोप में अंदर किया जाएगा। तो माइक्रोस्कोप में हम कोशिकाओं का संवर्धन लेंगे प्लेट में, जो कल्चर प्लेट आती है उसी में, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे लगा दिया। अब हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, हमें कोशिकाएं दिखेंगी। अब हम दूसरे हाथ में एक इंजेक्शन लेंगे, ये ठीक है, ये बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसकी निडल बहुत छोटी होती है कि कोशिका तक लग जाए, ठीक है, और इसमें हम अवांछित जीन भर लेते हैं। अब बिल्कुल मैनुअली काम होगा हाथ से ही। अब इस एक हाथ को हम सीधे माइक्रोस्कोप के में जो प्लेट लगी हुई है उसके पास ले जाएंगे और देखेंगे माइक्रोस्कोप के लेंस से, तो हमें सेल भी दिखेगी और इंजेक्शन की नोक का पॉइंट भी दिखेगा, और वहां देखते हुए फिर एक एक सेल में इंजेक्शन लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये काम बहुत ही लेबोरियस काम है, मेहनत का काम है और बहुत एक्सपर्टाइजेशन चाहिए, अनुभव चाहिए। अच्छा, यहाँ एक समस्या और आती है कि जब संवर्धन माध्यम में कोशिकाएं तो बस ऐसे रखी हुई होती हैं और रखी हुई इन कोशिकाओं को अगर आप इंजेक्शन लगाने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो ये कोशिकाएं कहीं जुड़ी हुई तो है नहीं, तो जैसे इंजेक्शन टच होगा ये इधर उधर खिसक जाती है, तो ऐसा नहीं लग पाएगा। हमें संवर्धन माध्यम में जो कोशिकाएं उनको एक जगह स्थिर करना पड़ेगा, फिर हम इंजेक्शन लगा पाएंगे। इसलिए संवर्धन माध्यम की उस प्लेट में हम निर्वात सक्शन का उपयोग करते हैं, वैक्यूम। तो वैक्यूम पंप से क्या करते हैं, वहां निर्वात बनाते हैं, तो सारी कोशिकाएं एक जगह इकट्ठी हो जाती है। फिर एक एक कोशिका में इंजेक्शन से हम जीन स्थानांतरण करते हैं और ऐसे हजारों कोशिकाओं में किया जाएगा। तो ये बड़ा ही मेहनत का काम है और घंटों बैठकर ये काम होता है, और तब भी केवल कुछ ही कोशिकाओं में ढंग से स्थानांतरण हो पाता है। तो ये काम मुश्किल है, ठीक है। अब ये जैसे कोशिका है तो इसके अंदर क्या है, जैसे एक तो सक्शन पंप लगाया जाएगा, ये मान लीजिए इस तरह का एक वैक्यूम पंप, सक्शन पंप,
वैक्यूम। तो ये तो मैंने क्या सेक्शन में बता रहा हूँ, ये एक वैक्यूम पंप है, इस पर कई सारी कोशिकाएं मैंने एक बना रखी है, ऐसी कई सारी कोशिकाएं यहाँ आ जाएगी और फिक्स हो जाएगी, क्योंकि जब सक्शन निर्वात क्रिएट करते हैं तो जो जहां है वहां फिक्स हो जाता है, फिर मूवमेंट नहीं होगा। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर अब हम इंजेक्शन से जीन स्थानांतरण करते हैं और बिल्कुल इंजेक्शन की नोक को जो है केंद्रक तक ले जाएंगे और ये जीन ट्रांसफर किया जाए। तो बिल्कुल ये इसी तरह से जीन ट्रांसफर होगा, इंजेक्शन के नोक को केंद्रक तक ले जाएंगे और फिर जीन ट्रांसफर करेंगे। तो वैक्यूम के द्वारा कोशिकाओं को एक जगह स्थिर करेंगे और फिर एक एक में इंजेक्शन से जीन ट्रांसफर करेंगे। माइक्रो इंजेक्शन का ये कार्य बहुत ही लेबोरियस कार्य है और प्रैक्टिकल काफी अनुभव की जरूरत रहती है। इस प्रकार की ये विधि, आप ध्यान रखिए, हर किसी कोशिका के लिए उपयुक्त नहीं। ये इंजेक्शन लगाने वाली विधि केवल उसी कोशिका के लिए उपयुक्त है जिसके चारों ओर किसी तरह का कोई कठोर आवरण ना हो। कठोर आवरण से मेरा तात्पर्य जैसे कोशिका भित्ति, सेल वॉल। अगर सेल वॉल होगी तो इंजेक्शन लगाना और मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए माइक्रो इंजेक्शन जो है ये मेथड किसके लिए उपयोगी हुआ, यह एनिमल सेल के लिए, जंतु कोशिकाओं के लिए, एनिमल सेल्स के लिए ये मेथड काम आता है। माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल के लिए होता है, जबकि इलेक्ट्रोपोरेशन बैक्टीरिया की कोशिका के लिए होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं तीसरे मेथड पर, पार्टिकल गन मेथड, जीन गन मेथड या बायोलिस्टिक मेथड कहते हैं। पार्टिकल गन, जीन गन मेथड, जैसे कभी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने गोल्ड की फॉइल पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया था। यहाँ पर भी पार्टिकल का बम्बार्डमेंट है एक तरह से। यहाँ क्या करते हैं, देखो ये काम भी बड़ा रैंडम है। अति सूक्ष्म छोटे छोटे गोल्ड के या टंगस्टन के कण बनाए जाते हैं, इतने छोटे कण है कि वो कोशिका से भी निकल जाए। इन कणों पर हम अपने वांछित जीन का, डीएनए की को चिपका देते हैं, उसकी कोटिंग कर देते हैं। अब इन कणों को एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको जीन गन कहते हैं या बायोलिस्टिक कहते हैं, इसके द्वारा एक निर्धारित वेलोसिटी से कोशिकाओं पर तेजी से फेंका जाता है और ये कण जो है इस कोशिका के अंदर होता हुआ बाहर आ जाता है और इस कण पर जो डीएनए, जो जीन चिपकाया है वो कोशिका में छूट जाता है। इस तरह से पार्टिकल्स के माध्यम से और पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करके, तेजी से बौछार करके कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण करने का एक प्रयास किया जाता है। ये बड़ा ही रैंडम कार्य है। पहली बात तो पार्टिकल कोशिका के अंदर से ही ना निकले, हमें को कोशिका दिखती थोड़ी, और अगर कोशिका के अंदर से निकल भी रहा है और हो सकता है जीव द्रव्य से निकल गया, जीव द्रव्य में अगर वो जीन छूट भी गया तो कोई काम का नहीं। जिस कोशिका में केंद्रक से वो पार्टिकल निकले और केंद्रक में जीन छूट जाए वो कोशिका हमारे काम आती है। तो कई सारी सैकड़ों लाखों कोशिकाओं में ये पार्टिकल की बौछार की जाएगी तो कुछ एक सेल्स में जीन स्थानांतरण मिल जाता है। तो इसलिए इन लोगों इन मेथड की सफलता की दर ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर छोटे छोटे गोल्ड और टंगस्टन के कण बनाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो यूं समझ लीजिए इस तरह से छोटे छोटे से गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल, ठीक है। अब इन कणों पर, ये तो है पार्टिकल सारे, इन कणों के चारों ओर हम डीएनए की कोटिंग कर देते हैं इस तरह से। पहले तो पार्टिकल तैयार किए जाते हैं इस प्रकार से, ये गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल और इसके ऊपर वांछित जीन की कोटिंग की गई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सामने कल्चर लेते हैं और कल्चर में ये कोशिकाएं ली जाती हैं। कोशिकाओं का संवर्धन लेंगे और इन कोशिकाओं के ऊपर जीन गन नामक इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से इन पार्टिकल्स की तेजी से बौछार, बम्बार्डमेंट किया जाएगा। ये हो गया। अब ये पार्टिकल जो हैं ये तेजी से इन कोशिकाओं पर फेंके जाएंगे इस तरह से। ऐसा ये कार्य कोई खुले में नहीं होता है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया है। वास्तव में इंस्ट्रूमेंट इस तरह से नहीं है। ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है ये गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल हैं और इनको तेजी से कोशिकाओं पर फेंका जा रहा है। एक्चुअल में जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो कुछ इस तरह से होता है, एक इस तरह से उल्टा ये गन जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है बकायदा। जीन गन का जो डायग्राम है इस तरह का रहता है और इसके अंदर बकायदा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का पूरा एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है और ये सारे पार्टिकल्स जो हैं ये यहाँ रखे जाते हैं। ये पार्टिकल्स इसमें है, ठीक है, और सामने यहाँ पर ये कोशिकाएं ली जाती हैं संवर्धन माध्यम पर।
ठीक है, और ये जो है पार्टिकल्स तेजी से इन कोशिकाओं पर ऐसे फेंके। ये है वास्तविक संरचना, बायोलिस्टिक कहते हैं, ये जीन गन कहता है। पार्टिकल लिए, पार्टिकल पर डीएनए चिपका लिया जाता है, और ये जो डीएनए की कोटिंग है ये वांछित जीन है। एक्चुअली ये जो डीएनए की कोटिंग है, ये डीएनए की कोटिंग, ठीक है, और इससे जो है ये स्थानांतरण करते हैं। ये पूरा मेथड कहलाता है पार्टिकल गन मेथड, जीन गन मेथड। जिस तरह की ये विधि है, आप देखिए इसमें पार्टिकल बहुत तेजी से फेंके जाते हैं, तो कोशिकाओं को चोट भी लग सकती है, नष्ट भी हो सकती है। इसलिए ये विधि उन कोशिकाओं के लिए उपयुक्त नहीं होती जिनके चारों ओर कोई सुरक्षात्मक आवरण नहीं है। ये उनके लिए ज्यादा उपयुक्त है जिनके चारों ओर कोई सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है। ठीक है, सुरक्षात्मक आवरण किसमें मिलेगा? कोशिका भित्ति जैसा सुरक्षात्मक आवरण कहाँ होगा? प्लांट सेल के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पार्टिकल गन मेथड है पादप कोशिकाओं के लिए उपयोगी है। तो माइक्रो इंजेक्शन जहाँ जंतु कोशिकाओं के लिए उपयुक्त है, पार्टिकल गन मेथड पौधों के लिए होगी। तो मैंने आपको तीनों तरह की कोशिकाओं का एक एक वाहक रहित विधि भी बताई। इलेक्ट्रोपोरेशन बैक्टीरिया के लिए हो गया, माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल के लिए हो गया, पार्टिकल गन या जीन गन बायोलिस्टिक मेथड किसके लिए हो गया? पौधों की कोशिकाओं के लिए। कैसे कैसे ये किया जाता है, तीनों पर AIPMT में नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं। तीनों विधियां अलग अलग समय में पूछी गई हैं, तो ये तीन विधि तो ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखिए, वाहक रहित विधियों में कुछ रसायनों की मदद से भी स्थानांतरण की कोशिश करते हैं। देखिए, कोशिका झिल्ली से डीएनए सीधा अंदर नहीं जा पा रहा है, तो कुछ रसायनों की मदद से कोशिका झिल्ली को इस तरह से बदला जाता है कि वो डीएनए अंदर चला जाए। ये मेथड वैसे ज्यादा सफल नहीं होते, लेकिन एक दो रसायन का नाम आप ध्यान रख सकते हो। तो एक आध विधि हम और अगर देखें तो ये है रसायन द्वारा स्थानांतरण। इसमें कुछ रसायनों की मदद से होस्ट सेल में सीधे वांछित जीन को ट्रांसफर किया जाएगा। और एक रसायन है इसमें पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, PEG। PEG से कोशिका का उपचार करते हैं, और ये PEG जो होता है कोशिका झिल्ली जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन में छिद्र बना देता है। ये सेल मेम्ब्रेन को छिद्रित व पारगम्य बना देता है, छिद्रित व पारगम्य बना देता है। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, इस पर प्रश्न आता रहता है। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल कोशिका झिल्ली के साथ इसका एक उपचार किया जाता है, जिसमें कि ये कोशिका झिल्ली में छिद्र कर देता है पारगम्य, और फिर इन छिद्रों से हम सीधे ही वांछित जीन को भेज सकते हैं। लेकिन ये कार्य बहुत ज्यादा सफल नहीं माना जाता। दरअसल जब हम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल से कोशिका का उपचार करते हैं तो कई बार ये नियंत्रित नहीं होता है, पूरी कोशिका का लाइसिस, देखिए छिद्र बना रहा है, अगर ज्यादा बन गए तो पूरी कोशिका ही मर जाएगी। लाइसोजाइम का मामला अलग है, वो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में छिद्र करता है, तो वहां इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसकी वजह से कई बार कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। तो इतना सफल तो नहीं है, लेकिन एक प्रयास किया जा सकता है। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल से हम कोशिका झिल्ली से सीधे डीएनए को भेज सकते हैं, RDNA वांछित जीन को, बिना छिद्र वगैरह बनाकर, बिना वाहक के भी। लेकिन ये मेथड बहुत कम ही काम आता है। फिर एक मेथड और है लाइपोसोम द्वारा स्थानांतरण। यहाँ पर कृत्रिम रूप से लाइपोसोम बनाए जाते हैं। देखिए, डीएनए कोशिका झिल्ली से क्रॉस करके अंदर नहीं जा पा रहा है, उसका एक बड़ा कारण होता है कि आपकी जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी हुई है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, लिपिड की थैलेनुमा संरचना बनाते हैं, गुब्बारे जैसी, और उसके अंदर हम अपने वांछित जीन को रख लेते हैं। लिपिड की ये थैलेनुमा संरचना को लाइपोसोम कहते हैं, और इनको फिर उन कोशिका से संलयन करा देते हैं। तो क्योंकि ये लिपिड की बनी संरचनाएं हैं और कोशिका झिल्ली भी लिपिड की है, तो लिपिड लिपिड आराम से फ्यूज हो जाता है, संलयन हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से ट्रांसफर किया जाता है। वांछित जीन को लिपिड की बनी थैलेनुमा संरचना और लाइपोसोम की मदद से ट्रांसफर करते हैं। जैसे देखिए, ये लाइपोसोम, ये लिपिड की गुब्बारे जैसी थैलेनुमा संरचना है, और इसके अंदर जो ये हमने रखा है, ये रखा हमने वांछित जीन, ये जो है इसके अंदर वांछित जीन है जो हमें भेजना है। तो जिस जीन का हमें स्थानांतरण करना है, उस जीन को इन लिपिड की थैलेनुमा संरचना में ले लिया और इनका कोशिका से, होस्ट सेल से संलयन करा दिया। तो क्योंकि दोनों लिपिड के बने तो संलयन हो जाएगा, और इस दौरान लिपिड कॉम्प्लेक्स के अंदर जो डीएनए है वो कोशिका के अंदर चला जाता है। तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक रसायन मेथड ही है एक तरह का। तो ये जो दो मेथड हमने बताया आपको, रसायन पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल द्वारा स्थानांतरण या लाइपोसोम द्वारा स्थानांतरण, ये केमिकल मेथड है।
ये और भी कम सब सक्सेसफुल होते हैं और इसलिए इनका बहुत कम ही इस्तेमाल होता है। तो कुल मिलाकर वाहक रहित विधियां मैंने 5 बताई आपको। इलेक्ट्रोपोरेशन बैक्टीरिया के लिए, फिर माइक्रो इंजेक्शन जंतु कोशिकाओं के लिए, पार्टिकल गन जीन गन मेथड पौधों की कोशिकाओं के लिए है, और कुछ रसायन मेथड है जिसमें पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल और लाइपोसोम जैसे मेथड हैं। इनसे हम कई बार जब हमें उपयुक्त वाहक नहीं मिले तो वांछित जीन को सीधे ही स्थानांतरित कर सकते हैं। हालांकि ये चीज बहुत ज्यादा सफल नहीं होती, ठीक है, लेकिन जब कोई वाहक नहीं मिल पा रहा है तो एक अंतिम प्रयास के तौर पर यह किया जा सकता है। तो अभी तक हमने प्रोसीजर की ये जो चौथी स्टेप पढ़ी। चौथी स्टेप के अंदर हमने किस तरह से आरडीएनए को होस्ट सेल में भेजा जाता है ये समझा है। आरडीएनए को होस्ट सेल में भेजने का काम बड़ा जटिल है, कोशिकाओं पर निर्भर करेगा कि किस में भेजना है। बैक्टीरिया में भेजना है तो अलग तरीका, पौधों का अलग तरीका, जंतुओं का अलग तरीका, और कभी अगर मान लो वाहक ही नहीं मिला तो सीधे जीन को भेजने की भी कोशिश की जाती है, वाहक रहित विधियां। ये सब हमने इसमें पढ़ा। जरा एनसीईआरटी में भी इसको समझ लें कि एनसीईआरटी के अंदर भी ये चीजें कहाँ मिलेंगी। तो एनसीईआरटी निकालते हैं देखो, और एनसीईआरटी के अंदर इस स्थानांतरण से संबंधित चीजें वाहक डीएनए के टॉपिक में दे रखी है, ठीक है। पेज संख्या 218 पर अगर आते हैं आप देखिए, ये क्लोनिंग संवाहक एक टॉपिक आपको मिलेगा, पेज संख्या ये हिंदी में 218 पर। तो शुरू में तो ये क्लोनिंग की बातें कर रखी है, ये वाहक की बात कर रखी। उसके बाद जब आप पेज संख्या 219 पर आएंगे तो पेज संख्या 219 का जो नीचे का एक लास्ट पैराग्राफ है, यहां से वास्तव में स्थानांतरण शुरू होता है। मतलब ये प्रोसीजर का जो चौथा स्टेप है ये पूरा वाहक डीएनए के साथ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो पेज नंबर 219 का जो ये आखिरी पैराग्राफ है, आपको यहाँ पर एक निशान लगाना है कि भाई ये प्रोसीजर की चौथी स्टेप है। ये यहाँ से ये पूरा पैराग्राफ आएगा, ये चौथी स्टेप होगी। इसमें देखो पौधों और जंतुओं में क्लोनिंग हेतु संवाहक लिख रखा है। इसके अंदर पौधों में टीआई प्लाज्मिड से कैसे जीन स्थानांतरण होगा, और जंतुओं में ये जो वायरस है रेट्रोवायरस की मदद से जीन स्थानांतरण, ये टीडीएनए ट्यूमर सब कुछ लिखा है, ठीक है। तो बैक्टीरिया का टीआई प्लाज्मिड और रेट्रोवायरस जंतुओं में, टीआई प्लाज्मिड बैक्टीरिया में किस तरह से जीन स्थानांतरण करता है, इसके लेकर के कुछ चीजें लिख रखी। थोड़ी इसकी भाषा अलग तरीके से लिखी हुई है कि हमने जो है पौधों और जंतुओं में जीन स्थानांतरण बैक्टीरिया और वायरस से सीखा है। बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम किस तरह से अपने टीआई जीन को पौधे में ट्रांसफर करता है, और रेट्रोवायरस किस तरह से ट्रांसफर करता है। इन्हीं दोनों को, रेट्रोवायरस और ये दोनों पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं को कैंसरस कोशिका बना देते जीन ट्रांसफर करके, ठीक है। उन्हीं दोनों के तरीकों को हमने जीन स्थानांतरण में उपयोग किया है। इस तरह से सारी बातें लिखी हुई है, ठीक है। तो एक तो ये पैराग्राफ है। इसी पेज को जब आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो पेज नंबर 219 के बाद ये पेज संख्या 220 के अंदर भी ये जो पैराग्राफ है ये वही चल रहा है, पौधों और जंतुओं में जीन स्थानांतरण का चौथी स्टेप। तो पौधों और जंतुओं के जीन स्थानांतरण तो आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप देखो पेज संख्या 220 पर ही ये आपको एक और टॉपिक मिलेगा, सक्षम परपोषी आतिथेयी, ठीक है। तो इसके अंदर बैक्टीरिया का मेथड है, जो मैंने आपको बैक्टीरिया का मेथड बताया था। ये वाला जो पैराग्राफ है पूरा, ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर आप देखो वही दे रखा है, कैल्शियम आयन और लाइसोजाइम के उपचार से हम बैक्टीरिया में जीन स्थानांतरण करेंगे। पहले बर्फ में रखा जाता है, फिर इसको 42 डिग्री पर ले जाएंगे, फिर वापस बर्फ में लाएंगे, ताप आघात करेंगे। ये भी आपकी चौथी स्टेप का ही पार्ट है। बैक्टीरिया में जीन स्थानांतरण, पौधों और जंतुओं में जीन स्थानांतरण, पेज संख्या 219-220 पर ये पैराग्राफ दे रखे हैं। संक्षेप में आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक। उसके बाद में एक अंतिम पैराग्राफ और दे रखा है, यहाँ देखिए ये जो अंतिम पैराग्राफ है ये वाला, ये भी आपकी चौथी स्टेप का ही है। और ये वाहक रहित विधियां हैं। ये वाहक रहित विधियां देखिए, सूक्ष्म अंतःक्षेपण माइक्रो इंजेक्शन के बारे में दिया है, बायोलिस्टिक जीन गन के बारे में दे रखा है, ठीक है। बस यहाँ पर एक गलती की है, देखो इन्होंने पुनर्योगज डीएनए लिखा है, तो ये पुनर्योगज डीएनए शब्द नहीं आएगा, क्योंकि पुनर्योगज डीएनए तो बनता ही नहीं, वांछित जीन को ही सीधे भेज रहे हैं, तो पुनर्योगज डीएनए नहीं है। सामान्य आप कह सकते हो वांछित जीन। इसको हम जंतु कोशिका में माइक्रो इंजेक्शन से और पौधों में टंगस्टन और स्वर्ण के इन सूक्ष्म कणों से भेजा जा सकता है, ठीक है। ये दो तरीके दे रखे हैं वाहक रहित के भी। इलेक्ट्रोपोरेशन तो पहले बैक्टीरिया का जो मेथड ऊपर दिया है वो इलेक्ट्रोपोरेशन वाला ही मेथड सा है। तो ये कुछ चीजें एनसीईआरटी के अंदर दी हैं।
ये तीनों चारों जो पैराग्राफ है प्रोसीजर की स्टेप संख्या 4 है जो वाहक डीएनए के साथ लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें एनसीईआरटी में बस ये गड़बड़, अब देखो ये प्रक्रम यहाँ से शुरू हो रहे हैं, प्रोसीजर तो एनसीईआरटी में यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन प्रोसीजर की जो चौथी स्टेप है वो पूरी वाहक के साथ ही, ये दोनों पैराग्राफ, फिर ये वाला पैराग्राफ और ये वाला, ये पूरा जो वाहक डीएनए में लिखा हुआ भाग है, ये आपके जीन स्थानांतरण कैसे किया जाता है पौधों में, जंतुओं में, बैक्टीरिया में, वाहक रहित विधियां क्या है, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो इसको एनसीईआरटी से भी जरूर पढ़ लें। तो ये हमारा प्रोसीजर का चौथा स्टेप हुआ। हमने अभी तक वांछित जीन निकाला, वांछित जीन और वाहक का चयन किया, और वांछित जीन और वाहक को हमने पीसीआर द्वारा आवर्धन किया, बढ़ाया, फिर दोनों को जोड़ के आरडीएनए बनाया, और अब आरडीएनए को हमने होस्ट सेल में ट्रांसफर कर दिया। ये विधियां ट्रांसफर की होगी। ठीक है, 4 स्टेप हो गई हमारी। लेकिन आप देखिए जब आरडीएनए होस्ट सेल में ट्रांसफर होता है तो क्या ली गई सारी होस्ट सेल में आरडीएनए चला जाता है? तो जी नहीं, सारी होस्ट सेल में आरडीएनए नहीं जा पाता है, क्योंकि ये कार्य इतना आसान नहीं है। तो अब हमें स्थानांतरण करने के बाद हमारा अगला काम क्या रहा? अब हमें यह देखना है कि हमारी होस्ट कोशिकाओं में से किन किन होस्ट कोशिका में तो आरडीएनए चला गया और किन किन में नहीं गया। ठीक है, किस में आरडीएनए गया और किस में नहीं गया, ये हमें समझना है। ठीक है, और ये जानना जरूरी है, क्योंकि जिस कोशिका में आरडीएनए चला गया उस होस्ट सेल को कहेंगे रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल, पुनर्योगज परपोषी कोशिका, पुनर्योगज कोशिका। और जिसमें आरडीएनए नहीं गया, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं गया, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल, अपुनर्योगज कोशिका होगी। तो हमें स्थानांतरण करने के बाद रिकॉम्बिनेंट सेल को अलग करना होगा, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स है उनको हटाना है, क्योंकि हम तो सिर्फ वो कोशिका चाहते हैं जिनमें हमारा वांछित जीन चला गया। तो इसीलिए आरडीएनए को होस्ट सेल में स्थानांतरण के बाद प्रोसीजर का अगला काम क्या आया कि अब रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल का चयन और पृथक्करण करेंगे। और ये काम हमें पता था कि करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते थे कि सारी कोशिकाओं में तो स्थानांतरण नहीं हो पाता, और इसीलिए हमने वाहक के अंदर कुछ मार्कर जीन रखे हैं, और वाहक के उन्हीं मार्कर जीन की मदद से हम चयन और पृथक्करण करेंगे। ये प्रोसीजर की हमारी अगली स्टेप में हम लेंगे।